क्योंकि कौशल सिर्फ कल्पना में गणराज्य। नागरिक दिन भर जुआ खेलते, जो जुआ नहीं खेलते ऊंघते। नागरिक दिन भर किस्से गढ़ते, जो किस्से नहीं गढ़ते ऊंघते। नागरिक दिन भर खींचते हैं, जो खींचते नहीं ऊंघते। नागरिक कौशल के अतीत पर पुलकित होते, जो पुलकित नहीं होते ऊंघते। कौशल मेरी कल्पना में गणराज्य। 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 कौशल मेरी कल्पना में। क्यों हो मित्रों? क्या हुआ मगध में? महाराज नहीं रहे अथवा महारानी ने पुनः कन्या जन्म दिया? क्या फिर हुई युद्ध की घोषणा? क्या फिर निषेधाज्ञा जारी हुई? क्या हुआ? चुप क्यों हो? क्या काम नहीं आया जहर मोहरा? क्या मगध में कोई नहीं रहा? कभी कभी मगध को न जाने क्या हो जाता है। सब कुछ सामान्य होने के बावजूद ना कोई बोलता है, ना मुंह खोलता है। सिर्फ सटकार जड़ को छू पेड़ की कल्पना करता है। सोचकर सिहरता है। मित्रों, जो सोचेगा सिहरेगा। मित्रों, जो सोचेगा वो सिहरेगा। मित्रों, जो सोचेगा 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 सिहरेगा। काशी का शव। तुमने देखी है काशी? जहां जिस रास्ते जाते हैं शव, उसी रास्ते आते हैं शव। शवों का क्या, शव जाएंगे शव आएंगे। पूछो तो किसका है यह शव? रोहिताश्व का? नहीं नहीं, हर शव रोहिताश्व नहीं हो सकता। जो होगा वो दूर से पहचाना जाएगा। दूर से नहीं तो पास से, और अगर पास से भी नहीं तो वह रोहिताश्व नहीं हो सकता। और अगर हो भी तो क्या फर्क पड़ेगा? मित्रों, तुमने तो देखी है काशी। जहां जिस रास्ते जाता है शव, उसी रास्ते आता है शव। तुमने सिर्फ यही तो किया, रास्ता दिया और पूछा किसका है यह शव? जिस किसी का भी था और किसका ना था, कोई फर्क पड़ा? जिस किसी का भी था और किसका ना था, कोई फर्क पड़ा? जिस किसी का भी था और किसका ना था, कोई फर्क पड़ा? जिस किसी का भी था और किसका ना था, कोई फर्क पड़ा?
काशी का न्याय। सभा बर्खास्त हो चुकी, सभा सद चले, जो होना था सो हुआ। अब हम मुंह क्यों लटकाए हुए हैं? क्या कश्मकश है? किससे डर रहे हैं? फैसला हमने नहीं किया। सिर हिलाने का मतलब फैसला लेना नहीं होता। हमने तो सोच विचार तक नहीं किया। बहसियों ने बहस की, हमारा क्या दोष? न हम सभा बुलाते हैं, न फैसला सुनाते हैं। वर्ष में एक बार काशी आते हैं, सिर्फ यह कहने के लिए कि सभा बुलाने की भी आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति का फैसला जन्म के पहले हो चुका। हर व्यक्ति का फैसला जन्म के पहले हो चुका। हर व्यक्ति का फैसला जन्म के पहले हो चुका। हर व्यक्ति का फैसला जन्म के पहले हो चुका। हर व्यक्ति का फैसला जन्म के पहले हो चुका। हवन चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था? जो बचेगा कैसे रचेगा? पहले मैं झुलसा, फिर थदका, चिठकने लगा। कराह सकता था, मगर कैसे करा सकता था? न ये शहादत थी, न ये उत्सर्ग था, न ये आत्मपीड़न था, न ये सजा थी। तब क्या था यह? किसी के मत्थे मर सकता था, मगर कैसे मर सकता था? जो मरेगा कैसे गढ़ेगा? 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 तीसरा रास्ता। मगध में शोर है कि मगध में शासक नहीं रहे। जो थे वे मदिरा, प्रमाद और आलस्य के कारण इस लायक नहीं रहे कि उन्हें हम शासक कह सकें। लगभग यही शोर है अवंती में, यही कौशल में, यही विदर्भ में, कि शासक नहीं रहे। जो थे उन्हें मदिरा, प्रमाद और आलस्य ने इस लायक नहीं रखा कि उन्हें हम अपना शासक कह सके। तब हम क्या करें? शासक नहीं होंगे तो कानून नहीं होगा, कानून नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी तो धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा तो समाज नहीं होगा, समाज नहीं होगा तो व्यक्ति नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। तो हम क्या करें? कानून को तोड़ दे, धर्म को छोड़ दे, व्यवस्था को भंग कर दे। मित्रों, दो ही रास्ते हैं, दुर्नीति पर चले, नीति पर बहस बनाए रखे।
दुराचरण करे, सदाचार की चर्चा चलाए रखे। असत्य कहें, असत्य करें, असत्य जिए, सत्य के लिए मर मिटने की आन नहीं छोड़ें। अंत में सभी छोड़ते हैं, व्यर्थ के लिए हम प्राण नहीं छोड़ें। मित्रों, तीसरा रास्ता भी है, मगर वह मगध, अवंती, कोसल या विदर्भ होकर नहीं जाता। विदर्भ होकर नहीं जाता, 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 विदर्भ नहीं जाता। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर बात रखी गई और जिस विषय को यहाँ पर उठाया गया और एक शानदार प्रस्तुति यहाँ पर इन तमाम कलाकारों के माध्यम से हुई है। एक बार जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अपने इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सुभाष की बात बिलासपुर के साथ छत्तीसगढ़। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अपने इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सुभाष की बात बिलासपुर के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश का नया सैटेलाइट चैनल एशियन न्यूज़ की ओर से इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और जैसे कि अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताया कि बहुत से ऐसे विषय रहते हैं जो कि चार दीवारी के अंदर उस पर बातचीत कर देना या उसका हल निकाल पाना, समस्या का समाधान करना, वो उतना ज़्यादा हावी या प्रभावी नहीं होता है जितना कारगर वो तब साबित होता है जब हम धरातल पर आए, लोगों से जुड़े और उन्हीं के समक्ष में प्रस्तुत होकर उन्हीं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करें। आज हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी को लेकर गहन चर्चा प्रधान संपादक जी ने यहाँ पर की है। माननीय महापौर जी हमारे साथ मंच पर आसीन थे, माननीय विधायक जी हमारे साथ मंच पर आसीन थे, साथ ही क्रेडाई के चेयरमैन और क्रेडाई मेंबर भी हमारे साथ मंच पर मौजूद थे। वर्तमान परिदृश्य में बिलासपुर शहर की क्या कुछ भूमिका है, क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आगामी वर्ष में होने हैं या मिलने वाले हैं बिलासपुर वासियों के लिए, जो कि बिलासपुर शहर के विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगी। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर लगातार बातचीत यहाँ पर हुई, गहन चर्चा हुई है। और अब हम बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे विषय की ओर। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं। प्रदेश के लिहाज से बात होती है, लेकिन बात जब शहर की आती है तो शून्य से शुरुआत करने की भी बात निकलकर सामने आती है। आज चूंकि हम न्यायधानी में बिलासपुर में मौजूद हैं, इसलिए बिलासपुर शहर के लिहाज से ही हम कई मुद्दों को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे प्रधान संपादक जी हमारे साथ में मौजूद हैं और उनके माध्यम से पैनलिस्ट से बातचीत हो रही है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी को लेकर हमने बात की है और चलिए अब बारी आती है स्वास्थ्य सेवा और संभावना को लेकर और इसी विषय पर बात करने को लेकर। तो स्वास्थ्य किस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो रहा है, क्या कुछ काम कितने हुए हैं और क्या कुछ संभावनाएं यहां पर हैं, इसे लेकर विस्तृत रूप से चर्चा होगी, जिसके लिए मैं मंच पर विनम्र आग्रह करती हूं प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी से कि वो मंच पर आएं और साथ ही पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ मंच पर रहेंगे इस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर विनोद तिवारी जी, डॉक्टर अभिजीत रायजादा जी, डॉक्टर अनुज सिन्हा जी, डॉक्टर LC मढ़रिया जी। आप सभी से विनम्र आग्रह कि आप मंच पर आएं और इस विषय पर बात रखें। साथ ही मैं डॉक्टर उज्ज्वला जी से भी विनम्र आग्रह करती हूं कि वे मंच पर आएं और बिलासपुर शहर में स्वास्थ्य को लेकर वे बातचीत करेंगे, क्या कुछ संभावनाएं हैं इसे लेकर भी वे बातचीत करेंगे। विनम्र आग्रह आपसे।
चालू करें डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर से बात हो रही है तो गालिब साहब का एक शेर याद आता है कि अच्छे मसीहा हो, ख्याल अच्छा है, और हम मरे जाते हैं और आप कहते हो हाल अच्छा है। तो हमारे देश में कई बार हम स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत तारीफ करते हैं और हमको लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं, हमारे कवि विनोद कुमार शुक्ल हैं, वो कहते हैं कि सबसे सस्ता इलाज सबसे गरीब आदमी के लिए सबसे महंगा है। तो हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए भोजन, सबके लिए रोजगार। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो है, अगर हम कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, और हमने कोरोना में देखा कि लोगों ने ईश्वर को याद नहीं किया जितना उतना डॉक्टर को याद किया, और डॉक्टरों ने निश्चित रूप से वो भूमिका निभाई जो किसी ने निभाया, और तब लोगों को समझ में आया कि यार डॉक्टर कितना जरूरी है। पर जो लोग व्यापार में थे उनको ये भी समझ में आया कि भविष्य का ये धंधा बहुत अच्छा है। तो अभी स्वास्थ्य सेवाएं जो है बहुत तेजी से विस्तारित हो रही हैं, और लोगों को लगा कि इंश्योरेंस भी कराना चाहिए, हेल्थ चेकअप भी कराना चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो हम डॉक्टर साहब लोगों से अलग अलग तरह से बातचीत करेंगे। चूंकि मैंने कहा कि आपको डॉक्टर ने कोरोना में, जब कोई आपके पास नहीं आ रहा था, कोई आपकी सेवा करने तत्पर नहीं था, सारे रिश्ते नाते तार तार हो गए थे, लोग दूर से देख रहे थे, तो चिकित्सकों ने और चिकित्सा विभाग के लोगों ने वो जो मदद की और जिस तरह से केयर किया, वो उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पर कुछ लुटेरे भी थे जिन्होंने लोगों को बहुत लूटा भी। बाद में लोगों ने उनकी खोज खबर भी ली। तो समाज में सब तरह के लोग होते हैं, पर मैं मानता हूं, क्योंकि मेरे बहुत मित्र डॉक्टर हैं और मैं उनसे लगातार बातचीत करता हूं, तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। और जैसे कि हम देखते हैं कि जब पीजी करने के लिए कोई डॉक्टर जाता है तो सीटें कितनी कम हो जाती हैं, इसी तरह एजुकेशन में भी हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई कि बहुत सारे लोगों ने कोरोना में फीस माफ भी की, पर कुछ लोगों ने बस नहीं भी चली तो बस का पैसा भी वसूला। तो चलिए हम बारी बारी से अलग अलग जो हमारे मेहमान हैं हम उनसे बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर विनोद तिवारी जी, सबसे पहले आपसे चाहूँगा कि आप स्वास्थ्य सेवाओं को और जो कुछ मौजूदा स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से देखते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। और अगर स्वास्थ्य की बात आती है तो जैसे कोरोना टाइम में हमने देखा कि बाकी सब चीज़ें पीछे रह जाती, चाहे वह शिक्षा हो कि आपके घर हैं, संपत्ति है, सब पीछे छूट जाता है, स्वास्थ्य सबसे ऊपर रहता है। लेकिन विडंबना देखिए कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके लिए बजट सबसे कम है। अगर पूरे भारत देश का जो जीडीपी का देखेंगे तो 2% से कम स्वास्थ्य में जाता है। इसीलिए आज की स्थिति में आप देखेंगे कि जितने भी हमारे बड़े नेता हैं अगर बीमार पड़ते तो विदेश जाते हैं, उनको खुद अपनी चिंता नहीं है तो जनता की क्या चिंता करेंगे। तो स्वास्थ्य या सुविधा जो सबसे अच्छा होना चाहिए, इतना बड़ा देश है जहाँ पे 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या है, अगर कोई जल जाता है 70% ज़्यादा जल गया तो सिंगापुर भेजते हैं, किसी को रीनल ट्रांसप्लांट करना है तो कहीं और जाते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कोई न्यूयॉर्क जाता है। तो ये सिस्टम क्या डेवलप हुआ है केवल किसके कारण से, अपने जो ये है क्या बोलना चाहिए राजनीतिक विचारधारा की कमी के कारण। आप मान रहे हैं कि स्वास्थ्य सबसे अच्छा होना चाहिए और ये है कि जनता के साथ जुड़ा हुआ सिंपल सा सर्विस है, तो क्वालिटी भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहाँ भी बात आती है तो वो स्वास्थ्य देना है तो एक होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे आपने बोला गरीब के लिए अगर हो खाने के लिए पेट भरना बहुत ज़रूरी है, तब वो बाकी वो ऊपर की बात करेगा। तो उसी तरह से उसका स्वास्थ्य सेवा भी उतना हो कि अगर बीमार पड़े तो क्रोसिन की दवाई दे दीजिए, मलेरिया है तो क्लोरोक्विन की दवाई दीजिए। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे सुविधा की ज़रूरत है, उनके एडवांस ट्रीटमेंट भी चाहिए, तो उसी बेसिस पे जब क्रोसिन की दवाई देना है उसी में अगर एडवांस जो ये 3 लाख 4 लाख की दवाई नहीं दे सकते, तो उसके लिए आप ऐसे सेलेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, मशीनरीज लाइए, उसके ये अच्छे डॉक्टर रखिए, सब सुविधाएं रखेंगे तो तब लगाएगा कि हाँ हम हर कैटर के लोगों को अच्छी सर्विस दे रहे हैं। कोरोना ने सिखा दिया अगर आप केवल ये है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेंगे बहुत परेशानी होगी
और उसी का दुर्भाग्य है कि हमारे कम से कम 700 से 800 डॉक्टरों ने कोरोना में अपनी जान गंवाई। उन्होंने जीवन से लड़ा, उन्होंने देखा कि मेरी मौत सामने खड़ी है, मुझे मरना है, मालूम है मरना है, लेकिन मरीज को ठीक करने के लिए वो अपनी जान हथेली पे लेके काम किया और अपनी जान गंवा दिए। तब सरकार को सोचना चाहिए कि अब समय आ गया, हमें इस बारे में सोचना होगा और स्वास्थ्य सेवा को अपने देश में नंबर 1 प्रायोरिटी देनी होगी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों को कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया और लोग हेल्थ के प्रति थोड़ा सजग हुए, पर हमने ये भी देखा डॉक्टर रायजादा कि लोग थोड़े लापरवाह भी हुए हैं। जैसे अभी मीडिया ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया कि कई बार मीडिया ने सचेत तो किया पर अफवाहें भी फैलाई और बहुत सारी दवा कंपनियां और जो लोग चीज़ों को भय के, क्योंकि डर से बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में बिकती हैं, लोगों को डरा के बहुत सारी चीज़ें बेची जाती हैं, तो ये भी एक बात है। तो ये अभी हमने देखा कि जो एक लापरवाही थी और अभी भी तरह तरह की बातें आती, लोगों में बड़ा भ्रम है। और अभी हम एक नई चीज़ देखते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं, वो डीएम एंडोक्राइनोलॉजी हैं, तो वो शुगर का इलाज करते हैं, पर मैं देखता हूं कि कोई बाबा के पास भी शुगर का लेता है, शुगर का शर्तिया इलाज भी लोग बताते हैं। तो ये हमारे देश में बहुत होता है, इससे कैसे निपटा जाए? 3 बातें। पहले तो जनधारा चैनल का धन्यवाद, क्योंकि आपने कोविड की बात उठाई तो माननीय अटल भैया भी हैं, महापौर जी भी हैं, अभय भैया भी हैं, हम लोगों ने काफ़ी कोविड के प्लान साथ में बनाई। बहुत सारी जगहों पे हम लोग फील्ड में गए। दुर्भाग्य से 2021 और 20 में बहुत सारी जाने गई, 58,000 डॉक्टर एडमिट हुए, 800 से ऊपर जाने गई। बहुत सारे नर्सिंग होम को पनिशमेंट मिला, बहुत सारे उस समय भगवान भगवान बोला गया। 2021-22 में जब मीडिया की बात आपने कही तो जो अवार्ड मिले तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। ऐसे लोगों ने अवार्ड लिए जो कोविड में रजाई ओढ़ के सोए हुए थे सर, उन लोगों को अवार्ड दिया गया। तो मुझे कहीं ना कहीं भ्रम हुआ कि ये लोग थे कहाँ। 1.5 साल जब महापौर जी घर में अनाज बांट रहे थे, अटल भैया प्लान बना रहे थे, जब डॉक्टरों के अलावा भी लोग लगे हुए थे सर। तो पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बोला कि झोला छाप लोगों से, तो सर 135 करोड़ लोग हैं, एक चैनल में एक ऐड आता है, 1% लोग देखते हैं तो 1.35 करोड़ हो जाते हैं। उसमें से 1% भी फॉलो करते हैं तो 1.35 लाख हो जाते हैं। चाहे वो घुटने का डी आर्थो हो, चाहे कोई किसी भी तरह का डी हो, जिसमें ज़्यादातर डी फॉर डिफॉल्टर ही रहता है। वी नो दैट एज पर द गाइडलाइन वो दवाइयाँ रहती नहीं सर। ये कोई भी 50,000 से 1 लाख का नहीं होता सर। और वो भ्रम फैलाते हैं कि किडनी डायलिसिस हो जाएगा, उल्टा लेट के नमक के पानी पियो। अब वो सर 1.35 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, तो ये बेवकूफ़ बनाने का बिजनेस है। चाहे वो आयुर्वेद के नाम पे हो, चाहे होम्योपैथी के नाम पे, उसके नाम पे मैं IMA में भी जन जागरण करते रहा। कोविड में अफ्रीका जैसे देशों में जड़ी बूटी बैन थी सर, भारत में विदाउट एविडेंस एक व्यक्ति जड़ी बूटी बेचता रहा और IMA को चैलेंज करता रहा। और हम लोग एक्टिव पार्ट थे ट्रीटमेंट के, हमें पता है कि डिले उसी व्यक्ति की वजह से हुआ। अगर किसी ऐसे देश में होता तो उसको सरेआम फांसी देते सर। कोई एविडेंस नहीं था उनकी जड़ी का, पर बाकायदा चैनल देते रहे उन्होंने योग, वी आर एग्रीड विद इट। लेकिन किसी गाइडलाइन में अमेरिका से लेके अफ्रीका तक में सर क्वैक्स को सजा थी, पर भारत में उनको अवार्ड दिया गया। भारत देश में तो सम्मान करते हैं हम लोग सर, लेकिन गाइडलाइन पे तो नहीं था। जो लोग 8वें दिन आए वो 7 दिन प्राणायाम कर रहे थे, जिनका सांस गति 70 चल रहा है। हमारे यहाँ सब चीजें आरओ से ठीक हो रही है, कपालभाति से ठीक हो रही है। हम कपालभाति के अगेंस्ट नहीं है, बट ट्रीटमेंट करने के लिए इंजीनियर को बिल्डिंग बनाने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, आर्किटेक्ट को क्वालिफिकेशन चाहिए, लॉयर को लॉ प्रैक्टिस के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो पहले डॉक्टर बनने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफिकेशन क्यों नहीं चाहिए? मुद्दा तो वहां पर है कि जो आप डॉक्टर बोल के जिनको बोल रहे हैं, शहर में डॉक्टर 452 है और 4,500 क्वैक है। क्या सजा हुई सर? जिस शहर से 4 स्वास्थ्य मंत्री निकले, वहाँ 1947 से 99 तक मेडिकल कॉलेज का इंतजार क्यों हुआ? 1999 से 2010 तक डायलिसिस मशीन का इंतजार क्यों हुआ? और 20 साल के मेडिकल कॉलेज में अभी तक कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी की सुविधा क्यों नहीं है? ये मैं बोलता, ये प्रशासन का काम है, डॉक्टर का काम नहीं है सर। आप ठीक कह रहे हैं कि जो हम लोगों के पास सुविधाएं होनी चाहिए, जनसंख्या के तादाद में ना तो उतने अस्पताल हैं। और मैं पीजी में देखता हूं, मैं चूंकि मेडिकल के बहुत सारे दोस्तों से जुड़ा हूं, तो जो लोग MBBS कर लेते हैं, पीजी की सीटें इतनी कम हैं और स्पेशलाइजेशन का, और उसका भी प्राइवेट कॉलेज में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ में एडमिशन होता है। तो एक डॉक्टर बनने में, इंजीनियर तो 4 साल में बन जाएगा, ग्रेजुएट हो जाएगा, पर डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया जो है वो 10-12 साल लेती है। सर, ये एक मेडिकल कॉलेज के लिए हमने बोला ये नहीं है या वो नहीं है।
हमने एक अपोलो हॉस्पिटल दिया जिसने 1 रुपए भी शहर से नहीं लिया, बनी बनाई हमने बिल्डिंग दी, बने बनाई 70,000 क्लाइंट दिए। क्या कोविड में एक भी पेशेंट को उन्होंने ट्रीट किया? उस समय प्रशासन क्या कर रहा था सर? किसी गरीब का इलाज वहां एक भी बेड उन्होंने नहीं दिया। क्या प्रशासन कुछ कर रहा था? आयुष्मान कार्ड लेंगे लेकिन कार्डियक सर्जरी नहीं करेंगे सर, वॉल नहीं बदलेंगे, बाईपास नहीं करेंगे, डायलिसिस नहीं करेंगे, और हमारी जमीन में हमारे शहर में बैठेंगे। किस स्वास्थ्य मंत्री ने क्या एक्शन लिया सर? इसके बाद जब आप गरीब की बात करते हैं सर, तो आयुष्मान कार्ड तो सबके लिए है, इनके लिए भी, मेरे लिए भी, गरीब के लिए। तो 10 बेड भी अपोलो नहीं दे रहा और गवर्नमेंट के पूरे एडवांटेज ले रहा है। अपोलो के डॉक्टर बैठे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट अपोलो, आई एम फॉर माई सिटी, ये जगह मेरा जन्म स्थान है। तो अगर हम कोई ऐसा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल रखते हैं, 10% क्यों नहीं देते? जैसे बिल्डर रेरा में देते हैं 10% सीट उनके लिए रिजर्व क्यों नहीं करते सर? मैं प्रशासन, यहाँ डॉक्टरी का काम ही नहीं सर, यहाँ प्रशासन का है। आज मैंने पेपर में पढ़ा, नर्सिंग होम वाले जिनके पास पार्किंग नहीं है उनका रद्द किया जाएगा। शराब दुकान को क्यों नहीं रद्द करेंगे सर? रोड में सो रहे हैं लोग, जो आपके गौरव पद का गौरव है वो तो शराब दुकान है, वहाँ कितनों के पास पार्किंग है सर? किसी स्टेडियम के पास पार्किंग है, जो सड़क के किनारे कपड़े बेच रहे हैं उनके पास पार्किंग है। एक तरफ आप 21 में डॉक्टर को भगवान बोलते हैं, 22 में आप उसको 12 विभागों के लाइसेंस के लिए तरसाते हैं। कैसे अच्छा काम करेगा सर? कैसे अच्छा काम करेगा? तो बात अब अपोलो पे आई है। मैं तो डॉक्टर सभी साहब, डॉक्टरों और नहीं, सभी बात- संस्थाओं पे बोल रहा हूं। ठीक है, अच्छी बात है कि हम बात खुली बात करने के लिए बैठे हैं। तो डॉक्टर साहब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? चल रहा है? नहीं तो मेरा हम इस बात से नकार नहीं सकते कि स्वास्थ्य आज एक मूलभूत समस्या के तौर पे है। मूलभूत सुविधाओं के तौर पे हर व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए, चाहे वो समाज का अंतिम पायदान का कोई व्यक्ति हो, उसको भी उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी मूलभूत सुविधाओं की तरह स्वास्थ्य के भी दो पहलू हैं, एक तो अवेलेबिलिटी और दूसरी है अफोर्डेबिलिटी। तो अगर हम पहले अवेलेबिलिटी की बात करें तो उसको कैसे आम जन तक अवेलेबल कराया जाए, उसके डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं या बिंदु हैं उसको सिलसिलेवार ढंग से समझना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी के लिए पहला चीज़ है कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट्स, जैसा डॉक्टर विनोद तिवारी सर ने बताया कि जो हमारे बजट हैं वो बहुत कम है। एक सबसे ज्वलंत मुद्दा, एक सबसे महत्वपूर्ण विषय, और उसके लिए बजट हमने बहुत कम रखा, बहुत छोटे से बजट को रखा है हेल्थ के लिए। तो एक तो सरकार की ओर से जो बजट है उसको बढ़ानी होगी। मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एम्स खुल रहे हैं। कहने के लिए हम जिला अस्पताल को कल से एम्स बोलना शुरू कर दें, उससे वो एम्स नहीं हो जाएगा। आज के डेट में क्या आज जितने भी एम्स खुले हैं क्या वो एम्स का पर्पस सर्व कर रहा है? डेफिनेटली नॉट। जितने भी एम्स खुले हैं वो कहीं से दिल्ली एम्स के कंपैरेबल नहीं है। आज भी लोग दिल्ली यहीं जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। बस कहने के लिए हम लोगों ने एम्स खोल दिया है, लेकिन अगर वो सुविधाएं नहीं होंगी, वो डॉक्टर्स नहीं होंगे, वो ट्रीटमेंट नहीं होंगे, तो बस कहने मात्र के लिए बस वो एम्स होगा। हम लोग जो भी डॉक्टर फैटर्निटी के लोग हैं इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। अगर अपने किसी क्लोज को अगर भेजना भी होता है तो हमें पता है कि वहां भेजने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो अवेलेबिलिटीज के लिए हमें डॉक्टर्स को अवेलेबल करना होगा, मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज अवेलेबल करने होंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बिलासपुर में क्यों नहीं सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल्स हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में इतने साल के मेडिकल कॉलेज खुले हुए हैं, सुपर स्पेशलिटी। मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, हार्ट की सर्जरी करता हूँ, मुझे पता है बहुत से पेशेंट आते हैं हमारे पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं अपोलो से हूँ, मैं जानता हूँ उनकी पॉलिसी है, हम लोग भी उसके एक पार्ट हैं, हमारे भी लिमिटेशंस हैं। हम कुछ चाह के ही बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ सीमित सोर्सेज से ही उनकी मदद कर सकते हैं। पूरी तरह हमारे कंट्रोल में वो चीज़ें नहीं है, हम लोग जस्ट एक पार्ट है उस सिस्टम के। तो गवर्नमेंट को हाँ, जैसा डॉक्टर राजदा सर का कहना था कि गवर्नमेंट के नियंत्रण है उस पर, आयुष्मान या बाकी जो भी चीजें, डेफिनेटली कुछ बेड्स या कुछ चीजें, कुछ चीजें सिर्फ अनाउंसमेंट करने से नहीं होता। देखिए, रायपुर में एम्स है, एक राज्य में एक की पॉलिसी है, तो बिलासपुर में अनाउंसमेंट करने का पर्पज ही नहीं है, या हो ही नहीं सकता सर। 100 किलोमीटर के दूर में एम्स कोई। डॉक्टर साहब ये कहाँ लिखा है कि ये कहाँ लिखा है कि मतलब ठीक है आपने कोई नियम बनाया कि एक राज्य में एक होगा, पर राज्य में यदि 2 की जरूरत है तो वो तो किया जा सकता है तो ना? कल से जिला अस्पताल को एम्स नाम बस दे देना काफी नहीं होगा सर। 2 की जरूरत है, लेकिन 100 किलोमीटर के दूर पे एम्स बनाया नहीं जा सकते, वैसे रिसोर्सेज नहीं है। एम्स जो है सेंट्रलाइज बॉडी है। जब माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था तो वो क्वार्टरनरी सेंटर होता था, पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज फॉलोड बाय एम्स। अब आप हर 100 किलोमीटर पे एम्स बनाएंगे तो पीएचसी, सीएचसी को कैसे ट्रेन करेंगे, पीजी कैसे होगा? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने टीचर। सर 300 करोड़ माननीय विधायक जी ने बोला,
कोई भी हॉस्पिटल उसकी बिल्डिंग से नहीं जाना जाता। बिल्कुल, बिल्डिंग से उसके डॉक्टर से उसकी पहचान होती है। ऐसा नहीं कि 10 फ्लोर की बिल्डिंग हमने बना दी है। मैं कह रहा हूँ 20 साल से मेडिकल कॉलेज चल रहा है, मुझे 20 डॉक्टर बता दीजिए जो जिनकी शहर में पहचान हो या जिनके नाम से मरीज जाते हो। एक मिनट श्रीमान जी, जैसे कैमरामैन है ना, साथ ही साथ आज के आपके रिपोर्टर हैं, आप प्रधान संपादक जी हैं, तो आप प्रधान संपादक हर जगह रहेंगे क्या? नहीं, मैं कैसे रह सकता हूँ? एक ही जगह रहेंगे भला भाई, जो पूरे राज्य को ये रूल करेंगे? 4-6 नहीं हो सकते। उसी तरह से ये जितने भी एम्स है वो है टर्शियरी रेफरल सेंटर है, मतलब ये समझ जाए एडवांस स्टेज में जब जाएगा तो वहीं पे भेजना है आपको। जो है सर्दी खांसी की बीमारी के लिए एम्स नहीं भेज सकते, तो उसके लिए उसी टाइप की सुविधाएं जरूरी है, तभी वो काम करेगा। नहीं, पर जब आप अपने नेताओं का इलाज करते हैं तो आप उनको बताते नहीं कि सर ये आप ऐसा मत बोलिए, ये नहीं हो सकता करके? सर मैं कोविड में पूछता हूँ, हमारे नेता लोग भी बीमार पड़े थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हम लोग भी बीमार पड़े थे, ना कोई डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुए जिला अस्पताल में, ना कोई नेता। कोई हुआ हो तो मुझे बता दीजिए सर, एक भी नाम बता दीजिए जो नेता अपोलो के अलावा कहीं एडमिट हुए हो। मेडिकल कॉलेज में कोई नहीं गया सर, ना रायपुर में ना इंडिया में कहीं नहीं गया। ये उसी तरह जैसे आपका विश्वास बताता है, जो हमारे नेता बोलते हैं ना स्वास्थ्य गरीब के लिए, वो खुद वहां नहीं जाते सर। नहीं, मेरे को लगता है कि लालू यादव जी बिहार छोड़ के बंबई जाते हैं। मुझे लगता है कि जैसे आत्मानंद विद्यालय खोली ना सरकार ने, तो अब लोग बहुत अप्रोच कर रहे हैं कि उसमें हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो। तो मुझे लगता है कि कोई आत्मानंद मेडिकल कॉलेज या अस्पताल खोलना पड़ेगा कि जो बहुत एक्सीलेंस हो और लोग उसमें सिफारिश करें। सर आपके मुद्दे को बड़ा टू द पॉइंट बोलता हूँ। शैलेश पांडे जी आपके विधायक जी मेरे परम मित्र हैं, वो हमेशा बोला करते थे वो नर्सिंग होम में नेगेटिव एनर्जी है, वो हॉस्पिटल में नेगेटिव एनर्जी, किसी की डेथ हो गई तो बोलते थे। तो मैंने उनको एक बार बोला, आपके विश्वविद्यालय से 100 में से 80 पास हो गए तो वर्ल्ड क्लास कहलाता है, हमारे 100 में से एक मरीज मर गया तो हमारी गर्दन काटने को तैयार हो जाते हैं, है ना। हमारी नेगेटिविटी की ब्रांच है सर, लाइफ और डेथ का सवाल है। उनके बीच में कोई वाइस चांसलर है, कोई नौकरी देने वाला, हमारे ऊपर सिर्फ भगवान है सर, तो हम सिर्फ उस भगवान को जानते हैं सर। चलिए, तो डॉक्टर उज्ज्वला आप ये पूरी बातचीत को कहाँ ले जाना चाहती हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं सभी आगंतुकों का नमस्कार करना चाहूँगी। सबसे जो मेन बात है, अभी नए इंस्टीट्यूट खोलने की ज़रूरत नहीं होती हमारे पास, अगर पहले से है। अभी देखिए हमारा ये सिम्स है, इसको अब ये युवावस्था में आ चुका है, पर इसके पास अभी भी सारी ब्रांच में पीजी सीट्स नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो पहले आनी चाहिए थी ना पीजी सीट्स, 20 साल में पीजी सीट्स नहीं आ पाई। तो जब हम अपने इलाज के लिए अगर अब तो सुपर स्पेशलाइजेशन का ज़माना है, कोई सिंपल स्पेशलिस्ट एमबीबीएस के पास तो छोड़ दीजिए, स्पेशलिस्ट के पास भी नहीं जाता, सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाता है। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो अगर हमारे नॉर्मल लोगों के लिए बना हुआ है तो उसमें सुपर स्पेशलिस्ट नहीं होने चाहिए? तो इसका मतलब तो सरकार ये सोच रही है कि जो नॉर्मल लोग हैं या फिर जिनके लिए वो खोला गया है, वो ये हक नहीं रखते कि वो सुपर स्पेशलिस्ट से ट्रीट हो सके। वहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट को लिया ही नहीं जाता है, उनकी कोई सीट ही नहीं बनी जाती। सिर्फ डॉक्टर ही को क्यों टारगेट किया जाता है? जब वहाँ संसाधन ही नहीं है तो वो कैसे इलाज करेंगे? हमारे जो डॉक्टर हैं, इंडिया के जो डॉक्टर हैं, वर्ल्ड वाइड सबसे नंबर 1 में रहते हैं, क्योंकि यहाँ जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम संघर्ष करते हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड नहीं करते संघर्ष इतना। पीजी के लिए जो हम संघर्ष करते हैं, अपने साल देते हैं, सिर्फ एमबीबीएस 5 साल और 10 साल में नहीं होता, वो जीवन लगता है उसमें। वो एक जीवन को सिर्फ कुछ एक कागज़ में लिख के नहीं बदला जा सकता। जब एक कोर्स निकला था ब्रिज कोर्स के नाम पे, अब ब्रिज कोर्स के नाम पे ऑर्थो बना देंगे। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो ऑर्थोपेडिशियन है जिन्होंने अपना 10-10 साल दिया है, जो गायनिक है जिन्होंने अपने साल दिए हैं, तो आपने एक ब्रिज कोर्स बनाया और जो क्वैक है उनको आपने डॉक्टर की पदवी दे दी, और क्या वो डॉक्टर बन गए? ऐसा नहीं होता ये ना। बताइए ना, ठीक है आप बोल रहे हैं, जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने एक 3 साल का मेडिकल कोर्स लाया। वो इसलिए लाया था कि उनको लग रहा था कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जो बिल्कुल भी नहीं जानते, उनके पास तो लोग भीड़ लगा कर जा रहे हैं। हम रोज देखते हैं कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास किसी तरह का मेडिकल ज्ञान नहीं है। देश की आबादी बहुत ज़्यादा है और उतनी संख्या में मेडिकल कॉलेज से अभी तो बढ़ रहे हैं राज्य में, पर उतने ना तो मेडिकल कॉलेज हैं ना उतने विद्यार्थी हैं, और हर आदमी को इलाज का हक है। तो इसका हल क्या है? मतलब हम सरकार को तो दोष दे सकते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने, पर सुभाष भैया इसका जवाब मैं दूंगा जी।
यहाँ तो जिम्मेदारी तय होना चाहिए। अजीत जोगी जी ने मेडिकल कॉलेज ले आया, दुर्भाग्य से 2.5 साल बाद इतना दूर विजन रखने वाले नेता नहीं रहे। एक ही व्यक्ति के ऊपर मैं जिम्मेदारी नहीं डाल रहा हूँ, एक कॉलेज में जहाँ पे विधायक भी वही, स्वास्थ्य मंत्री भी वही, उस कॉलेज के कर्ता धर्ता भी वही, तो उनको कैसे नहीं दिखा यहाँ पीजी की जरूरत है? 15 साल तक नहीं दिखा सर, जबकि कोई भी यहाँ बैठा आदमी अभी एमबीबीएस को दिखाना नहीं चाहता। पेट दर्द है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चाहिए, पथरी है तो यूरो सर्जन चाहिए, ब्रेन में चोट है तो ब्रेन सर्जरी। स्टिल 300। डॉक्टर साहब मैं यहाँ रोकूंगा आपको। देखिए ये वो लोग हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, जो प्राइवेट कॉलेज अस्पताल में वो जाता है जो पैसे दे सकता है। वो आदमी जिसके पास सिर्फ भगवान का भरोसा है, तो वो सोचता है कि मेरे को तो जो भी सर मैं एक उदाहरण दूंगा, यहाँ पर कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। मेरा एक मेमन पेशेंट है, उसकी पत्नी को बहुत तेज बुखार आया, वो राजकोट में था, वहाँ से बस में अहमदाबाद जा रहा था। बोला मैं क्या करूं सर, मेरे को उसको वॉल की समस्या है, 15 साल से मेरा पेशेंट है। मैं बोला आप जाओ अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। मेमन है, गुजराती बोल सकते थे, वो गुजराती बोल के वहाँ गए, आके मेरे लिए मिठाई का डब्बा लाए, बोले 1 रुपये दिए बगैर मैं 4 दिन वहाँ रहा सर, अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में। तो हो सकता है सर, बम्बई के सब मेडिकल कॉलेज आज से 50 साल से सिविल हॉस्पिटल ही हैं, और बम्बई 2 करोड़ का है जिसमें 1 करोड़ 90 लाख लोग वहीं इलाज कराते हैं सर। दिल्ली की भी यही हालत है, एम्स में पूरी भीड़ सर वहाँ के लोकल लोगों की, बावजूद इसके जिला अस्पताल, ये हमारी कर्मठता की कमी है या डॉक्टरों का डिवोशन नहीं है या बाहर दुकान खोल रखी है या जो भी है, शासन प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा, ये वजह है सर। नहीं, शासन ने मुझे जहाँ तक जानकारी है कि प्राइवेट प्रैक्टिस पे रोक लगाने की कोशिश की जी, पर वो सफल नहीं हो पाई। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट और प्राइवेट डॉक्टर हैं सर। मैं तो एमडी करने के बाद एक भी दिन सरकार की नौकरी नहीं किया। मुझे जैसे लोग रेयर हैं। हाँ, मुझे समझ में आया कि मेरी ट्रेनिंग पर्याप्त है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं समाज की सफलता से सेवा कर सकता हूँ। जब शहर में डायलिसिस नहीं थी सर, 10 साल में अकेला था, अराउंड 1 लाख डायलिसिस मैंने की, आज तक मेरे यहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। भैया ऑनेस्टी से इंडिविजुअल कर सकता है तो इंस्टीट्यूट क्यों नहीं कर सकता? सर इतना हेल्थ के लिए कम पैसे नहीं निकलते हैं, पर ये जो पैसे हैं सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं होते हैं, तभी इतनी जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूट में जो कमियां हैं वो इसी वजह से है कि वहाँ तक वो चीज़ें पहुँचती ही नहीं है। जैसे कि आप बोल रहे हैं जो कोर्स निकला था, अभी कहाँ है वो सारे लोग? सिर्फ एक कोर्स निकालना, उसका क्या भविष्य रहा? कहाँ है वो सब जो उस समय हुए? और उसके बाद एक सरकार आती है, कुछ कोर्स निकालती है, फिर गायब हो जाता है। वो काम कर रहे हैं, वो दरअसल नौकरी नहीं मिली तो अपने अपने जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं। अभी मोस्टली लोगों ने अपने अपने हॉस्पिटल खोल रखे हैं। हाँ। अब सारे लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं। हाँ। अब सारे लोग हॉस्पिटल ओनर्स हैं। हाँ। और सर अगर वो हाँ, अभी हमारे साथ तो PR यादव कर्मचारी नेता भी हैं, थोड़ी देर में वो भी बताएंगे कि लोग कहाँ गए हैं। पर सवाल ये है कि ठीक है सर, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इतना अच्छा ऑडिटोरियम है, प्रशासन के हाथ में है, शहर में एक से एक डॉक्टर हैं। अटल भैया जानते हैं, पिछली पीढ़ी के भी डॉक्टर हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है। कभी उनको उनके अनुभव साझा करने के लिए स्टूडेंट के साथ बुलाया? कभी आपने उनको उनका नॉलेज नए पीढ़ी को देने की कोशिश की? आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में सरकंडा और शहर जैसा खाई खोद रखा है। कोई भी डॉक्टर यहाँ कभी नहीं बताने आया किसी बच्चे को कि अच्छा डॉक्टर कैसा होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ क्या है, मेहनत क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हर 10 साल में ट्रेंड चेंज हो रहे हैं सर। तो अब जब आपने गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को डिवाइड कर दिया भारत पाकिस्तान, तो कैसे आपको उनको ट्रेनिंग मिलेगी? आपको लगता है कि उतने डॉक्टर पर्याप्त हैं? जब आपके पास डॉक्टर कम ही है, 450 डॉक्टर हैं, आप बोलिए इस ऑडिटोरियम में हम कल 450 ट्रेनर ला देते हैं। आपने कभी इन्वाइट किया 20 साल में? मैं प्रशासन से पूछ रहा हूँ। नहीं, मगर बात डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पे यहाँ प्रशासन कौन चलाता? देखिए मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को तो डॉक्टर लोग चलाते हैं। नहीं सर, स्वास्थ्य मंत्री नहीं चलाते। या फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, दवा खरीदी से लेके मशीन खरीदी से लेके कितनी सीट रहेंगी, कितने स्टूडेंट रहेंगे, सब प्रशासन चलाता है। मेडिकल कॉलेज के अधीन एक विभाग के अंदर होता है। डॉक्टर केवल मरीज की इलाज करते हैं, सिर्फ इलाज करते हैं और जवाबदेही। कोई मृत्यु हो गई, ऑक्सीजन हो गई, आग लग गई तो डॉक्टर जवाब देता है। मैं तो बहुत डॉक्टर को जानता हूँ जो प्रशासन भी करते थे बहुत साल तक। एक बार मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ, बहुत अनिल भैया यहाँ मौजूद है सर। एक आदमी, हम एक पार्टी में थे, तो एक की तबीयत खराब हुई, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। तो वहाँ एक डॉक्टर थे, तो उनको बुलाया गया। बोले नहीं, ये डॉक्टर नहीं, ये CMO है, डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि बहुत सालों से CMO थे। तो ऐसा भी होता है। देखिए
वो तो सर सब जगह हाई कोर्ट में 50,000 वकील है, कई सारे खाली सभी थोड़ी टॉप के हाई कोर्ट लॉयर्स हैं, उनमें भी क्वालिटी होती है। अभी चूंकि समय हुआ, एक एक बात अगर मैं चाहूं कि आप मेडिकल चिकित्सा को सुधारना चाहते हैं या विस्तार करना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब आप बताइए कि क्या होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि प्राइवेट डॉक्टर्स और गवर्नमेंट डॉक्टर्स के बीच एक सामंजस्य बनाने की जरूरत है। जैसा कि इन्होंने लेक्चर्स या व्याख्यान की बात करी, नॉट ओनली लेक्चर्स एंड व्याख्यान, ट्रीटमेंट पार्ट पे भी अगर ऐसी कोई बॉडी हो या आपस में ये चीजें बढ़े तो हम लोग बाहर में भी ट्रीटमेंट करते हैं। मैं गनियारी में कितनी बार जाके ऑपरेशन करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज में नहीं करता। जो ऑपरेशन चार्ज 50,000 लाख रुपए चार्ज होते हैं अपोलो में, गनियारी में कितनी बार मैं जाके वहाँ ऑपरेशन किया हूँ जिसके मैंने सिंगल पेनी मैंने चार्ज नहीं किया वहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि सिम्स में आके हम लोग, ऐसा नहीं, सिम्स में ही मैं आया हूँ, यहाँ भी मैंने ऑपरेशन किया फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे भी। लेकिन ऐसा रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, या ऐसी अवेलेबिलिटी अगर चाहे कोई बॉडी तो ये बनाया जा सकता है कि जो भी सुपर स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियक वाले हैं, गैस्ट्रो वाले हैं, नेफ्रो वाले हैं, वो अपनी अवेलेबिलिटी दे विलिंगली। बहुत लोग विलिंग होते हैं और वो आएंगे, लेकिन ऐसा कोई पहल नहीं की गई है। ऐसी कोई पहल की जाएगी किसी भी तौर पे तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा रास्ता होगा जिससे कि हम लोग थोड़ी सी स्वास्थ्य सेवा को सुधार सकते हैं। सर आपका जब शुरुआत हुई तो आपने बहुत सारे ऐतिहासिक नाम लिए, क्या आपने किसी डॉक्टर का नाम लिया? एक से एक सर्जन इस शहर से निकले, 50,000 जान बचाने वाले आर्य शर्मा भी हैं। तो हम लोग डॉक्टरों से स्वयं को समाज जोड़ना नहीं चाहते। डॉक्टर साहब मैंने आके क्या कहा कि मेरे सबसे अच्छे मित्र सब डॉक्टर हैं, और मैंने पहले ही आपकी स्तुति जो है गणेश वंदना की तरह कर दी थी, वो ठीक है सर। तो मतलब मैंने तो कहा कि भाई हम लोग डॉक्टर की वजह से ही अपने आप को फिट पाते हैं। हमने कोरोना में देख लिया कि आपकी क्या भूमिका, मतलब हम लोग प्रश्न ही उनका जवाब है सर। जब नए जनरेशन के डॉक्टर देखेंगे ना, मेडिकल में सर सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है। यहाँ क्या समझ रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज जो है एक ट्रीटमेंट सेंटर है। ट्रीटमेंट हमारा हिस्सा है, पर टीचिंग इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब तक अच्छे आइकॉन टीचर नहीं, आप रायपुर में हैं, IM सेठी साहब का नाम जानते हैं, SR गुप्ता साहब का नाम जानते हैं, SN मिश्रा, जिनको 80 साल की उम्र में मरीज घेरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि दे आर गुड टीचर्स। जब तक अच्छी टीचिंग की परंपरा नहीं होगी सर मेडिकल कॉलेज में, आगे अगले मैं तो एक ऐसे डॉक्टर को भी जानता हूं, डॉक्टर दिनेश मिश्रा को, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन का भी काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि खाली डॉक्टरी करने से कुछ नहीं होगा। हमारे आजू बाजू जितने लोग अंधश्रद्धा फैला 40 साल से कर रहे हैं, तो वो लगातार काम कर रहे हैं, और हम उनको, मतलब हमारे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और हम उनके काम को बहुत सराहते हैं और प्रमुखता से प्रकाशित भी करते हैं। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत पुराना शेर है, बोलते ना, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। वो पूरा शेर मैं पढ़ देता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आप लोगों ने, आपके भीतर वो आग है और आप बदलना चाहते हैं। मैं अपनी अंतिम वक्ता के रूप में डॉक्टर आपसे पूछना चाहूँगा उज्ज्वला जी कि आप क्या कहना चाहती हैं? सर सबसे पहले तो यहाँ अगर हम जो बोलते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, हमें थोड़ी सीटें भी बढ़ानी चाहिए। जैसे गायनी में अगर गिनी चुनी सीट्स है और उसमें अपना काम नहीं हो रहा, गवर्नमेंट, ये टर्सरी सेंटर होता है, तो टर्सरी रेफरल में हमेशा भीड़ होती है और गायनी का बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर वहाँ लिमिटेड है, 8 है, 10 है, जितनी भी सीट्स है, उससे नहीं काम हो रहा, तो आप और 5 बढ़ाइए ना। है डॉक्टर जो बैठे हुए हैं, जो वेट कर रहे हैं, पर सीट नहीं होने की वजह से, पोस्ट नहीं होने की वजह से आ नहीं पाते हैं, पर उसको सरकार नहीं देखती कि उसको बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। या तो उसको सरकार ध्यान दे, या तो हॉस्पिटल के डीन ध्यान दे। इस पे प्रेशर होता है चीज़ों का। और सरकार ना डॉक्टर साहब वो भगवान की तरह है, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं, देर से करेगी, 5 साल बाद करेगी, 10 साल बाद करेगी, जब बजट आएगा तब करेगी। तो अब अपन सरकार को कोसना बंद करते हैं थोड़ी देर। नहीं सर, बजट जो आ रही है वो भी बहुत कम नहीं है। आप एक सिंपल सा एग्जांपल नहीं बढ़ाएंगे सर तो अनक्वालिफाइड लोग जो है ना, 3 वर्षीय जो है कार्यक्रम है, कहीं से कहीं तक सर, अगर आपको अनक्वालिफाइड आर्किटेक्ट नहीं चाहिए, ब्रिज गिर जाएगा। अनक्वालिफाइड वकील नहीं चाहिए, अनक्वालिफाइड डॉक्टर क्यों चाहिए? IAS IPS क्यों नहीं चाहिए आपको? अभी जो बड़े बड़े नर्सिंग होम चला रहे हैं, जो सर ने भी कहा कि बहुत अच्छी जगह पे है, आप लोग जब खुद कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहते हैं तो फिर वहाँ के लिए एक क्वैक के लिए, अनक्वालिफाइड के लिए क्यों फिर इतना प्रमोट कर रहे हैं? फिर तो अनक्वालिफाइड ही है ना वो सब। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, फिर जिंदगी फिर भी बहुत खूबसूरत है। बहरहाल आप लोगों की वजह से ये संभव है। मैं पीयूष को बुलाऊंगा कि पीयूष आओ, और सबको बात करने के लिए बहुत है, पर चूंकि हमारे 2 विद्वान जिनको हमने समय दिया था, प्रदीप शर्मा जी, अटल श्रीवास्तव जी और भी लोग बैठे हैं, और फिर सबसे बात की संपत सरल जी
को हमने बुलाया जिनसे आप कविताएं सुनेंगे, तो कहने को बहुत कुछ है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द फोरम। थैंक यू सर। समय की पाबंदी है, वक्त से हम बंधे हुए हैं, इसीलिए इस चर्चा को हम यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बहुत अच्छी और बहुत गहन चर्चा यहाँ पर लगातार हो रही थी कि चिकित्सा के क्षेत्र में। हाँ, एक डॉक्टर साहब ने कहा कि एक शेर हो जाए, तो मुझे ताज भोपाली का एक शेर याद आता है कि मैं चाहता हूं कि निजामे कोहन बदल डालूं, मैं चाहता हूं कि निजामे कोहन बदल डालूं, फकत ये मेरे बस की बात नहीं। उठो मेरे देश के आम इंसानों, ये हजारों के बस की बात है, 2-4-10 की बात नहीं। तो मैं पूरी कहना चाहिए कि पूरी शिद्दत के साथ डॉक्टर तो नहीं कहूंगा, डॉक्टरों के बीच थे, पर वो बहुतों का इलाज करते हैं। उनका नाम अटल श्रीवास्तव है। तो वो पर्यटन के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बहुत सारा नवाचार कर रहे हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। अटल भाई आइए। तो पर्यटन संभावना और चुनौती को लेकर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि पर्यटन एक ऐसा विषय है जिसकी पहचान से प्रदेश है, और प्रदेश ही नहीं हर शहर है, हर जिला है, और इस वजह से इस विषय पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए पैनलिस्ट के तौर पर अटल श्रीवास्तव जी यहाँ पर हमारे साथ मंच पर मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अटल जी के स्वागत के लिए मैं डायरेक्टर, एशियन न्यूज़ के डायरेक्टर सौरभ मिश्रा जी से आमंत्रित करूंगी, आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आएँ और पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। सौरभ मिश्रा जी। तो पर्यटन के क्षेत्र में किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को बढ़ावा दिया जा सकता है? बिलासपुर चूंकि शहर को लेकर मुख्य रूप से बातचीत हो रही है, शहर को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या कुछ संभावनाएं हैं असीम, और चुनौतियां कैसी कुछ आ रही है? क्या कुछ राह में रोड़े हैं? इन सभी को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और चलिए बिना देरी के चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लिए अजीत जोगी कहते थे कि अमीर धरती के गरीब लोग, और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी खनिज संपदा है, इतनी वन संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, जिससे हम बहुत परिपूर्ण हैं। और हमारे संपत सरल जी राजस्थान से आते हैं, सबसे ज़्यादा पर्यटक राजस्थान में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐतिहासिक बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग हिमाचल की तरफ जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। हमारे राज्य में जो कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम उसका जिस तरह से दोहन होना चाहिए, जिसका उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर्यटक आएँ, उसको लेकर आप नया किस तरह का प्लान आपके दिमाग में? सबसे पहले मैं जनधारा मीडिया ग्रुप, एशियन न्यूज़ का आदरणीय सुभाष जी का, जिनको हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं, यहाँ बिलासपुर की धरा पे स्वागत करता हूँ सभी लोगों का। छत्तीसगढ़ प्रकृति का गढ़ है, फुल ऑफ सरप्राइजेस। हमारे यहाँ 44% फॉरेस्ट है, हमारे यहाँ 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, हमारे यहाँ 3 नेशनल पार्क हैं, टाइगर नेशनल पार्क, एलिफेंट नेशनल पार्क और क्रोकोडाइल नेशनल पार्क। हम वन संपदा से, वन जीव से पूरा भरपूर हैं। हमारे यहाँ 9 लगभग बड़ी नदियाँ हैं। उन नदियों पे सबसे बड़ा डैम हसदेव बांगो डैम बंधा हुआ है, गंगरेल डैम है, खुटा घाट है, खुड़िया है। तो वाटर बॉडीज़ भी हमारे पास बहुत है, जो कि पर्यटक को आकर्षित करती है। साथ ही हमारे पास ऐतिहासिक धरोहर की भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिरपुर, जो कि बौद्ध मंदिर के खुदाई पे निकला हुआ है। रतनपुर महामाया मंदिर है, माता दंतेश्वरी का मंदिर है। और अगर आप रायगढ़ साइड जाएंगे तो वहाँ पर चंद्रपुर का मंदिर है। तो मंदिरों के क्षेत्र में भी हमारे पास बहुत ऐतिहासिक धरोहर है। बात है कि छत्तीसगढ़ को कभी इन 18-20 सालों में टूरिज्म के नज़र से, पर्यटन के नज़र से देखा ही नहीं गया, उसे हमेशा दोयम दर्जे पर रखा है। हम कहीं भी, मैंने बहुत जगह घूमता हूँ, आज भी मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो दुनिया के, खासकर हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत सुंदर हैं, पर उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। उसका एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे नज़र आता है कि प्राइवेटी सेक्टर पे छत्तीसगढ़ है नहीं। हमारा लैंडलॉक स्टेट है, हम 7 राज्यों से घिरे हुए हैं। 7 राज्यों से घिरे होने के बाद
पर्यटकों की असीम संभावनाएं हैं कि हम यहाँ पर्यटक ला सकते हैं, पर सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कि फॉरेस्ट एक्ट बीच में आता है। जहाँ पे हम पर्यटन की सुविधा की बात करते हैं तो फॉरेस्ट एक्ट सबसे पहले आता है, क्योंकि हम 44% फॉरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके पास 44%, आप नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेटों को भूल जाइए, तो छत्तीसगढ़ के पास सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के लिए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व के लिए प्लान किया है कि वहाँ पर जिन्होंने कान्हा नेशनल पार्क 1972 में प्लान किया था, मिस्टर गोपाल, उनको उन्होंने हायर किया है कि हमारे अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व को हम किस तरीके से व्यवस्थित करें, और उस पर काम भी शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों में अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व टाइगर के मामले में उसमें ये भी प्लान है कि हम माधवगढ़ और कान्हा से टाइगर लेकर यहाँ पर उनकी तादाद बढ़ाएंगे। जो बीच में 18 गांव हैं उन्हें शिफ्ट करेंगे ताकि ग्रास लैंड बन सके और हर्बीवोरस और कॉर्निवोरस दोनों चीज़ें आगे बढ़ सके। तो इस तरीके से संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। संयुक्त वन प्रबंधन जो समितियां हैं, जो वनों के भीतर गांव हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर इस तरह की चीजें की जा सकती है। पर मुझे लगता है कि जो तालमेल होना चाहिए फॉरेस्ट में या टूरिज्म में या बाकी एजेंसी में, उसका कई बार अभाव नहीं दिखता क्या? देखिए, अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने 3 विभागों को एक साथ मर्ज करके वहाँ पर टूरिज्म का बहुत बड़ा प्लान बनाया, जिसमें फॉरेस्ट, एरिगेशन और पर्यटन तीनों को मिल, जहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट का प्रॉब्लम आता है वहाँ फॉरेस्ट की काम की एजेंसी बन जाती है, जहाँ पर एरिगेशन का प्रॉब्लम आता है वहाँ एरिगेशन एजेंसी। तो कहीं ना कहीं उस मॉडल को हम लोग भी अभी रिसर्च कर रहे हैं कि हम कर्नाटक मॉडल को किस तरीके से अपने यहाँ इम्प्लीमेंटेज। और प्रॉब्लम केवल एक ही आती है कि हम अगर पर्यटन के क्षेत्र में कुछ बनाना चाहते हैं या विकसित करना चाहते हैं या वहाँ पर कोई कॉटेजेस बनाना चाहते हैं, तो कोई ना कोई एक ग्रीन ट्रिब्यूनल पे जाता है और वहाँ से स्टे लेके आ जाता है और हम कुछ डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो अभी हमारी पूरी कोशिश है, ट्राइबल टूरिज्म पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एग्रो टूरिज्म पे भी हमने अपना काम शुरू किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी है। तो जिन लोगों के बहुत अच्छे खेत या फार्म हाउस या पुराने घर जो पहले गौटिया लोग होते थे, अब सब शहरों में बस गए हैं, पर उनके जो गाँव में उनके घर बने हुए हैं ऐतिहासिक, उन घरों पर हम एग्रो टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं कि उनको व्यवस्थित बना के बाहर के टूरिस्ट को 1 दिन 2 दिन का स्टे कराने के बाद वहाँ वो ये देखेंगे कि हम अपनी परंपरागत खेती किस तरीके से करते हैं। क्योंकि अभी के बच्चों को पूछो कि चावल कहाँ होता है तो पेड़ में बताते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जोड़ने का काम हमारी कोशिश है कि हम एग्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा दें। संस्कृति और पर्यटन एक दूसरे के पर्याय होते हैं, और अमूमन उनके मंत्री भी एक होते हैं, उनका विभाग के सचिव भी सामान्यतः एक होते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि पिछले 4 सालों में भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ी अस्मिता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, तीज त्योहार, इन चीज़ों को बहुत बढ़ावा मिला है। तो क्या हम इस तरह से सोच सकते हैं कि अलग अलग जिले में जो भी टूरिज्म के स्पॉट हैं उनको हम अपने तीज त्योहार कल्चर से जोड़ें और उसको इस तरह प्रमोट करें कि लोग वहाँ जाएं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे रतनपुर है, शिवरी नारायण है, खरोद है, ताला गांव है, मटकू द्वीप है, बेलपान है, ये अच्छे पर्यटक स्थल हो सकते हैं, तो इनको डेवलप करने की क्या योजनाएं हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में पर्यटन और संस्कृति अभी अलग अलग मिनिस्ट्री है, पर उसके सेक्रेटरी एक ही हैं। अभी हमें बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना पर हमारा काम चल रहा है, राम वन गमन पर्यटन परिपथ, जिसमें किंवदंतियां हैं, इतिहास है कि भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ था, कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर पूरे विश्व में। चंद्रखुरी में कौशल्या माता का मंदिर है जिसमें भगवान राम को गोद लिए हुए बैठी हैं। उस मंदिर को हमने अभी सबसे पहले, हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई, उस मंदिर का 3rd स्टेज का काम कंप्लीट हो रहा है। पहले वहाँ पर सैटरडे संडे को 300-400 लोग जाया करते थे, आज कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग जा रहे हैं, और वहाँ पर्यटकों की बहुत सारी सुविधाएं बनाई। कल ही हम लोग राजिम में थे। राजिम हमारे 3 नदियों का संगम है, और उस संगम में जहाँ पर पहले पुन्नी मेला होता था, वहाँ पर भी कल भगवान राम की एक बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। क्योंकि इसके पहले शिवरी नारायण में हमने पूरे घाटों को सुधारा, वहाँ पर भगवान राम की प्रतिमा लगाई, वहाँ कैफेटेरिया खोला, पर्यटकों को रहने के लिए की व्यवस्था की जा रही है। अभी हमने 9 ऐसे जगह चिन्हित करे हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान राम सरगुजा के सीतामढ़ी से अंदर पैदल चले थे, और वहाँ से होते हुए शिवरी नारायण होते हुए तुरतुरिया होते हुए वो बस्तर की साइड निकलते हैं, और जो सुकमा का रामा राम
जगह है, वहाँ से वो साउथ की तरफ निकल जाते हैं। तो ये 2260 किलोमीटर का राम वन गमन परिपथ जो है उसे विकसित करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। उसमें 9 स्पॉट पे काम चल रहा है, 3 के इनॉग्रेशन हो गए हैं और आने वाले 3 महीने में 3 या 4 के इनॉग्रेशन और हो जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि उस परिपथ पर लोग आएँ जिसमें भगवान राम चले थे, उसको आप उसको धार्मिक स्वरूप पर्यटन के रूप में भी देख सकते हैं। हमारी कोशिश है कि चूंकि हमारे पास फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा और उसके आसपास लगे हुए वाटर बॉडीज़ बहुत है, तो हम वहाँ पर वोटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं। और मेरा अपना विश्वास है कि चूँकि इस 4 सालों में 2 साल कोरोना के गुजरे हैं और जो हमारी पर्यटन नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ हद तक नहीं हो पाया है, पर मेरा विश्वास है कि अगर आने वाला 5 साल और मिलेगा तो भारत के मानचित्र में छत्तीसगढ़ का पर्यटन अपने आप में सिरमौर साबित होगा। मुझे लगता है कि मैं अयोध्या गया था अभी बीच में तो मुझे लगता है कि अभी अमित शाह जी ने कहा कि 2024 में प्रारंभ में अयोध्या का मंदिर बन के तैयार हो जाएगा और इधर आप भी राम वन पदगमन जो है, तो मुझे लगता है कि राम यहाँ पे आपका कल्याण करेंगे, राम उधर उनका कल्याण करेंगे कि सब राम नामी चादर ओढ़े क्यों घूम रहे हैं? देखिए, भगवान राम तो हम सबके आराध्य हैं और हम सबके तो भांचा राम है। हाँ। मैं आपको बता दूं कि केवल छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर हम लोग भांचा के पैर पड़ते हैं और दूसरे राज्यों में ये परंपराएं नहीं हैं। उसका कारण यही है कि हम अपने भांजा को भगवान राम के स्वरूप में देखते हैं और वो परंपराएं चली आ रही हैं, इसलिए परंपरा का निर्वहन होता है। हमारे लिए भगवान राम आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। यही बात भूपेश बघेल जी से जब हमने कई बार की है, तो वो भी कहते हैं कि हमारे लिए वो धर्म नहीं, वो आस्था है, हमारी संस्कृति है, जिसकी जो बात आप कह रहे हैं कि हम उसको ओट में भुनाने के लिए ये सब नहीं करते हैं। एकदम सही है कि हम लोग राजनीति के लिए या राजनीति फायदे के लिए भगवान राम का उपयोग नहीं करते हैं। हमारे लिए वो हमेशा से आस्था का प्रश्न रहा है और हमेशा रहेंगे। जहाँ तक अभी हम लोग ट्राइबल टूरिज्म पे भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति, खासकर आदिवासियों की संस्कृति सबसे पौराणिक, सबसे वो अपने संस्कृति नहीं बदलते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल पहले छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया था। पहली बार में तो 27 राज्यों के और 3 देशों के लोग आए थे। इस साल जो तीसरा साल था, इसमें ऑस्ट्रेलिया की भी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, सब 9 देशों के आदिवासी नृत्यक दल और 33 राज्यों के नृत्यक दल आए थे। मैं दोनों साल से उसकी जूरी का मेंबर हूं, तो मैं उसको बहुत नजदीक से देखता रहा हूं। मैं एक दूसरी बात कर रहा हूं, हमारा राज्य वन से आच्छादित है, आदिवासी राज्य है। अभी हमने पिछले दिनों, मैं चूंकि थिएटर से भी जुड़ा हूं, तो हम परालकोट गए और हमने वहां पे शहीद गेंद सिंह पे प्ले तैयार करके किया वहां। तो हमको पता चला कि 1825 में शहीद गेंद सिंह अंग्रेजों के हाथों शहीद होते हैं। पर हम जब भी कोई इतिहास का छात्र है तो उसको लगता है कि हमारे देश में 1857 की बात होती है, 1825 में ये हुआ। पर मैंने ये देखा कि जब आदिवासी रिसर्च संस्थान है, उसने बहुत सारे आदिवासी नायकों को अभी फिर से निकाला है। तो अगर इनको कहीं पर्यटन और उसके साथ जोड़ा जाएगा तो ये मुझे लगता है कि हमारे पास एक बड़ी समृद्ध परंपरा है, जो जिसके बारे में मैं चूंकि थिएटर कर रहा था और मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि मैं तब तक मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि 1825 में एक परलकोट में एक आदिवासी को अंग्रेज जो है फांसी पे लटकाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ के कि अभी गायब हैं, इसको कैसे जोड़ा जाए? देखिए, कहीं छत्तीसगढ़ राज्य बनने की जो परिकल्पना थी वो तो यही थी कि हम अपने जो पूर्वज हैं उनके ऐतिहासिक पौराणिक चीज़ों को समझें, हमारी संस्कृति, हमारी लोक कला, हमारा खान पान, हमारा पहनावा। आज हम पंजाब को क्यों जानते हैं जी? पंजाब का भांगड़ा और पंजाब के छोले भटूरे। हम गुजरात को क्यों जानते हैं, गुजरात का गरबा और गुजरात के ढोकले। वैसे हर राज्य की अपनी एक खान पान और लोक कला की पहचान होती है। अब छत्तीसगढ़ की पहचान छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोक कला के रूप में होगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मैंने कहा कि बहुत लेट हुए, छत्तीसगढ़ राज्य की परिकल्पना के अनुसार हम अपनी राज्य की पहचान बनाने में बहुत लेट हुए, पर मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की लोक कला, संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ का पर्यटन अपना एक स्थान बनाएगा। जी, आपके बिलासपुर के नजदीक कानन पेंड्री है, वहाँ पे पर्यटक तो खूब जा रहे हैं, पर पर्यटन की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो उस तरह नहीं है, लोगों का कहना है। तो इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं?
देखिए यहाँ वहाँ पर भी यही परेशानी है कि वो करीब करीब 40 से 50 एकड़ में फैला हुआ, वो कानन पेड़ारी एक रिहैबिलिटेशन सेंटर था। पहले अचानक माँ के जानवर जो घायल हो जाते थे उन्हें कानन पेड़ारी में रिहैबिलिट किया जाता था। बाद में उसको एक छोटा जू का आकार दिया गया और बाद में उसको मिनी, अभी भी वो मिनी जू है। पर जो एरिया है उस हिसाब से पर्यटक बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उतनी सुविधाएं नहीं हो पाती, कोशिश हो रही है कि उसका एरिया बढ़ नहीं सकता, या तो कोई नई जगह खोली जाए जहाँ पर्यटक भेजे जाएं। पर उसके बाद भी आज भी ऐसा कोई जानवर नहीं है जो जू में नहीं है। उनकी देखभाल भी हो रही, कुछ कैजुअलिटीज़ भी होती हैं जहाँ पर अभी अभी 3 महीने पहले एक गेंडा की डेथ हुई थी बीमारी से। तो हो रहा है, पर इतने पर्यटक जाते हैं और सब खुश होकर आते हैं, तो संभावना है। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि बस्तर के नारायणपुर में एक टेम्बू करके आदिवासी था लड़का, ये 1950s की बात है। उस टेम्बू लड़का जो था वो शेरों के साथ खेला करता था। एक बीबीसी के कोई पत्रकार वहाँ गए, उन्होंने देखा कि ये तो कैसा शेरों के साथ खेलता हूँ। ये कहानी मुझे भी नहीं मालूम था, दुर्भाग्य मेरा कि मैं जब पर्यटन में आया तब मुझे मालूम चला। तो उसने कुछ अपने मित्र जो कि स्वीडन में रहते थे उन्हें इन्फॉर्म किया कि यहाँ पर एक बच्चा है जो टाइगर के साथ खेलता है। तो जो डायरेक्टर थे वो इंडिया आए, इंडिया से रायपुर आए, रायपुर से उस गांव पे गए। उन्होंने उस बच्चे के बालक को देखा कि वो किस तरीके से पूरे साथ में शेरों के साथ खेलता है। उसके बाद उन्होंने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, उस बच्चे पे पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म वहाँ पर शूट की गई। वो फिल्म का नाम मुझे भूल रहा हूँ, वो मैंने भी देखी डॉक्यूमेंट्री। वो फिल्म जाके बाकी ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामित हुई थी पर हुआ नहीं था। और उस बच्चे को वो उठाकर स्वीडन ले गए जहाँ पर उन्होंने 1 साल रखा। और 1 साल बाद बच्चा के फादर जिद करने लगे, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में कहा था कि तुम दिल्ली में रहो उस आदिवासी बालक से, तो वो बच्चा बोला नहीं, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। और बहुत कोशिश के बाद भी वो दिल्ली नहीं रुका। और अभी 85 इयर्स की एज में उसकी डेथ हुई 1992 में अप्रॉक्सीमेट। तब लोगों को मालूम चला कि कैसे बालक की कहानी जो फॉरेन के लोग जानते हैं पर हम छत्तीसगढ़ के लोग नहीं जानते हैं। टेम्बू जो कि टाइगर्स के साथ खेला करता था, टाइगर के साथ जंगल घूमता था। तो ऐसी बहुत सारी, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया, शहीद वीर नारायण सिंह हैं, गुंडाधर जी हैं, इनके अपनी ऐतिहासिक अंग्रेजों से लड़ाई करने के अपने वो। हमको अपने इतिहास को जब तक हम पुनर्जीवित नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक हम अपना भविष्य नहीं बना सकते, ऐसी मेरी मान्यता है। जी, एक जैसे आप राम वन परिपथ गमन बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा की यात्रा होती है, नदियों को लेकर काफी बातचीत होती है। हमारे यहाँ भी महत्वपूर्ण नदियाँ, हमारा जो राजगीत है वो तो हरपा पैरी के धार से शुरू होता है। तो क्या आपके हमारे यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, क्या उसको टूरिज्म से जोड़कर, क्या हम उसकी परिक्रमा जैसे मध्य प्रदेश में है, ऐसा कोई कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं क्या? देखिए, अभी हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ को 3 पार्ट में बांटने की। आपने नदी की बात की, हरपा पैरी की धार महानदी हमारे पास है, शिवनाथ नदी है, नदियों का इंद्रावती नदी है। अभी सबसे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट अभी चित्रकूट ही कहलाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। अभी हम इसको 3 पार्ट में बांट रहे हैं, नॉर्थ छत्तीसगढ़, साउथ छत्तीसगढ़ और मिडिल छत्तीसगढ़। नॉर्थ छत्तीसगढ़ में हमारे पास मेन पार्ट में एक बहुत बड़ा पठार है जिसको हम छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, शिमला कहते हैं जी। और उसको हम लोग विकसित कर रहे हैं। अभी वहाँ 2 नए हमारे रिसोर्ट्स बने हैं, वहाँ पर नई चीज़ें हैं जहाँ पर आपको इस जो उल्टा पानी है, जहाँ पर पानी पहाड़ की तरफ चढ़ता हुआ दिखेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण। जहाँ के एक जगह है जहाँ जमीन दलदली है, उसको दलदली कहते हैं, वहाँ आप जाएंगे तो आप जैसे गद्दे में उचकते हैं वैसा आप जमीन पर उचकेंगे। तो ऐसी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जगह है जिसको हम नॉर्थ छत्तीसगढ़ का एक टूरिस्ट स्पॉट कह रहे हैं कि हम सतरेंगा, जो हमारा यहाँ सबसे बड़ा जी सतरेंगा 40 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर का रिजर्वायर है, उस पर जब आप जाएंगे तो आपको समुद्र जैसा फील होगा और मालदीव जैसा लगता है, क्योंकि बीच पे बहुत सारे टापू बने हैं। तो हम नॉर्थ छत्तीसगढ़ का जो हम सर्किट बना रहे हैं वो यही है कि रायपुर से निकल के आप महामाया के दर्शन कीजिए, उसके बाद आप सतरेंगा में नाइट हॉल्ट कीजिए, सतरेंगा के वाटर बॉडीज का आनंद लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट आप अंबिकापुर के मेन पार्ट में नाइट हॉल्ट कीजिए, वहाँ की सभी चीज़ों को घूमिए। उसके बाद हमारा जसपुर का जो बाराछार हमारा रिसोर्ट है, जसपुर की वादियाँ भी बहुत खूबसूरत है। तो एक नॉर्थ छत्तीसगढ़ का पैकेज है। एक साउथ छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी माँ का मंदिर, चित्रकूट, तीरथगढ़ फॉल, ट्राइबल कल्चर के, तो एक साउथ छत्तीसगढ़ का हमारा एक अलग टूरिस्ट सर्किट बन रहा है। और मिड छत्तीसगढ़ में हमारे पास फिर से आप अगर जाएंगे तो मध्य प्रदेश के मंडला की तरफ चिल्पी की जो घाटी है
वहाँ जहाँ भौरम देव जी का मंदिर है, भौरम देव सेंचुरी है, और अभी हमने वहाँ पे बहुत अच्छा रिसोर्ट बनाया है, तो उसको कवर करते हुए आप अचानक मार्ग घूम सकते हैं, अमरकंटक घूम सकते हैं, सिरपुर है, बाढ़ नवापारा है। तो ये जो मध्य छत्तीसगढ़ का एक टूरिस्ट स्पॉट, इस तरीके से हम सर्किट डेवलप कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट को आसानी हो और टूरिस्ट आके। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर ये था कि अभी तक छत्तीसगढ़ में बाहर किसी से बात करो कि छत्तीसगढ़ आइए घूमने, तो बोले जैसे फ्लाइट से उतरेंगे तो कितने किलोमीटर बाद हाँ। नेक्स्ट लाइट दिखेंगे। हाँ। तो हमारी जो इमेज छत्तीसगढ़ की बनी थी कि हमारे छत्तीसगढ़ में सब जिलों में नेक्स्ट लाइट है, वैसा नहीं है। हमने लोगों को बताया कि केवल बस्तर के कुछ 4-5 जिले हैं जो कि घोर नक्सली प्रभावित है, बाकी कहीं पर भी आप जाएंगे तो आपको। पर हमारी इमेज ऐसी बन चुकी, उस इमेज को हम धोने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इमेज हटे ताकि टूरिस्ट छत्तीसगढ़ आ सके। जी, बस अब पर्यटन की बात को मैं यहीं रोकता हूँ। एक बात मैं आपसे सिर्फ राजनीति करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि राजनीति की बात ना की जाए। मैं जब भी बात करता हूँ बिलासपुर की, तो बिलासपुर की राजनीति के केंद्र में इधर आपका नाम बहुत आता है। तो आप बिलासपुर की पूरी राजनीति को, अब चुनाव होने वाला है नवंबर में, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिलासपुर शुरू से ही जब मध्य प्रदेश था तब भी राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र था जी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बहुत पसंदीदा जगह बिलासपुर है। उनके संघर्ष, उनके अध्यक्ष बनने के बाद संघर्ष की शुरुआत भी बिलासपुर के साथियों के साथ हुई थी, तो बिलासपुर से बहुत उनका लगाव है। बिलासपुर शुरू से ही, बिलासपुर और रायपुर का अगर आप कंपैरिजन करेंगे, मैं मानता हूं कि रायपुर जब मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब भी वहाँ बड़े नेता हुए, स्वर्गीय श्यामाचरण शुक्ल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, उन्होंने रायपुर को विकसित किया। पर मध्य बिलासपुर जो था, जो कि रायपुर के बराबर था, जिसको संस्कार धानी कहा जाता था, अब न्याय धानी कहा जाता है, जिस तरीके का विकास होने चाहिए थे वैसे हुए नहीं। एक समय था जब बिलासपुर से 5-5 मंत्री मध्य प्रदेश की सरकार में होते थे। उस समय जरूर हमारे यहाँ नई यूनिवर्सिटी खुली, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, जो बाद में स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी के कारण सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी। हमारे यहाँ SCCL का मुख्यालय बना, NTPC की स्थापना हुआ। हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं जिनमें बिलासपुर रेलवे जोन के आंदोलन में बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत लंबा आंदोलन हमारे उस समय के साथियों ने किया। तो बिलासपुर को जो भी मिलता है संघर्ष के बाद मिलता है, और पिछले कई सालों से हमें महसूस होता है कि जो नेतृत्व मिलना चाहिए था बिलासपुर को 15 सालों में, और जो हक से चीज़ें चाहिए हुई थी, वो हक बिलासपुर को नहीं मिला है, और उसके हम अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बिलासपुर को बिलासपुर का हक मिलेगा। तो आपकी जो अपेक्षा है वो खरी उतरे कि बिलासपुर को उसका वाजिब हक मिले। और हमने अपनी बात जो है सुभाष की बात के लिए सबसे पहले जो चुना, हम पूरे प्रदेश में जाने वाले, पर हमने बिलासपुर को चुना कि बिलासपुर में जाके हम बात करें, क्योंकि बिलासपुर कई कारणों से हमको बहुत आकर्षित करता है। हमको लगता है कि श्रीकांत वर्मा जी की कविताएं जब हम मगध को पढ़ते हैं पूरे सिलसिलेवार, तो हमको लगता है कि मगध जो है अभी जीवित है। जो कुछ वो कह रहे हैं कि मगध में विचारों की कमी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि बिलासपुर को मिलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ों की संभावना है। तो आपने आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीयूष से कहूँगा कि किताबों का एक सेट जो है अटल भाई को गिफ्ट में दें। इसके बाद हमारे एंकर प्रथा जो है वो बताएंगी कि आगे मुझे क्या करना है। तो समय से हम बंधे हुए हैं, वक्त की थोड़ी पाबंदी है, लेकिन ये चर्चा और होती रहनी चाहिए थी। पर्यटन को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या कुछ काम बिलासपुर शहर के विकास के लिए हो रहे हैं, इन सभी पर गहन चर्चा हमारे प्रधान संपादक जी ने दी है। हमारे साथ मंच पर मौजूद थे छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के चेयरमैन अटल श्रीवास्तव जी। सर, आपका बहुत आभार इस गहन चर्चा के लिए और विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में न्यायधानी यानी कि बिलासपुर को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, पर्यटन के क्षेत्र में किस प्रकार से सतत प्रयास हो रहे हैं, काम किस प्रकार से हो रहे हैं, इन सभी को लेकर बातचीत यहाँ पर हुई है। लगातार हम अलग अलग विषयों को लेकर विस्तृत रूप से जानकारी ले रहे हैं, बातचीत हो रही है। स्मार्ट सिटी को लेकर हमने बातचीत की है, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर भी हमने बातचीत की है। अब बारी आती है युवाओं की। युवाओं के हित को लेकर हम बातचीत यहाँ पर करेंगे कि किस प्रकार से युवा एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्या कुछ भूमिका शहर के विकास के लिए युवाओं की हो सकती है, इन सभी को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और वहीं इस बातचीत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अरुण सिंह चौहान जी को, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और साथ ही सुशांत शुक्ला जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी।
और इस बीच हमारे साथ यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के सलाहकार प्रदीप शर्मा जी भी मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका जंधारा मीडिया हाउस की ओर से। और चलिए अब बारी युवाओं की, युवाओं के हक की, कि किस प्रकार से युवा एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि समाज के एक मजबूत आधार स्तंभ युवाओं को माना जाता है। ऐसे में जब न्यायधानी की बात होती है, शहर की बात होती है, और सिर्फ बात शहर की नहीं है, राज्य की अगर बात करें, शहर के, जिले की, अपने आसपास के क्षेत्र की भी बात करें, तो ऐसे में युवाओं का बहुत बड़ा और अहम योगदान होता है। तो युवाओं को लेकर यहाँ पर बातचीत होगी और साथ में ही शहर के वरिष्ठ राजनेता अनिल टाह जी से भी मैं आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आए। साथ ही इस बातचीत के लिए पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ मंच पर रहेंगे अरुण सिंह चौहान जी, सुशांत शुक्ला जी जो कि भाजपा नेता हैं, साथ ही डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े जी जो कि आप नेता हैं, अभय नारायण राय कांग्रेस नेता, और साथ ही अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। आप सभी से विनम्र आग्रह कि आप मंच पर आए और विस्तृत रूप से अब चर्चा होगी प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी के साथ। तो बतौर पैनलिस्ट हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं अरुण सिंह चौहान जी, सुशांत शुक्ला जी, डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े जी, अनिल टाह जी, अभय नारायण राय जी।